अजित पवार के निधन के बाद सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि अब महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री कौन होगा। एनसीपी के करीब 41 विधायक इस समय फडणवीस सरकार को समर्थन कर रहे हैं और एक उप मुख्यमंत्री की तलाश है। इसके साथ साथ वित्त मंत्री और वहीं दूसरी तरफ एनसीपी अध्यक्ष की भी तलाश है। सीधे तौर पर देखा जाए, जब अजित पवार के निधन की खबर सामने आई, सबको काफी मायूसी हुई, सब काफी नम आंखें कर लिए, क्योंकि अजित पवार एक ऐसा नाम थे, एक ऐसा काम करते थे जिसकी वजह से जनता की सेवा होती थी और वही जनता आज अजित पवार को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि कौन उनकी विरासत को संभालेगा। क्या उनकी पत्नी सुनित्रा होंगी? देखा जाए तो ये बहुत ही आसान सा नाम है, सोच विचार किए बिना उनके नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन क्या वो अपने पति के निधन के बाद इस कंडीशन में है कि अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद को संभालें और आने वाले वक्त तक, जब तक फडणवीस सरकार है तब तक उस पद पर कंटिन्यू रखें, क्योंकि भारी लॉस हुआ है। एक ऐसा करीबी खो दिया जो हमेशा के लिए उनका जीवन साथी था और जीवन साथी ही उन्होंने खो दिया। तो क्या उस दुख से उभर पाई हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा दूसरा तीसरा नाम हो सकता है जिस पर विचार किया जा सकता है? जब मुखाग्नि देने गए थे यहाँ पर अजित पवार के दोनों बेटे, तो जिस तरीके से हाथ जोड़ा था, जनता का अभिवादन किया था, जनता जो भारी संख्या में आई थी, उनके दोनों बेटों ने भी एक संदेश दिया था कि हो सकता है कि उन्हीं में से कोई एक नाम हो। लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर भी कई ऐसे सीनियर नेता हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि ये नहीं तो ये जरूर हो सकते हैं। उन्हीं में से एक नाम मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन हो सकता है, और वो ये नाम है प्रफुल्ल पटेल का। जी हां, प्रफुल्ल पटेल होंगे अजित पवार के उत्तराधिकारी। यहां क्वेश्चन मार्क पर भी ध्यान दीजिएगा, लिखा है या सुनित्रा पवार को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल करने की मांग। तो ये मामला जब फंस रहा है तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया खेला की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। पूरी खबर यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सभी की नजरें पवार परिवार और फडणवीस कैबिनेट में फेरबदल पर है। खासकर इस बात पर अधिक चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होगी। एनसीपी के अंदर से आवाज उठ रही है कि अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनित्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष एवं विधायक दल का नेता बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक अगर राजनीतिक वजहों से ऐसा नहीं हो पाता है तो एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि प्रफुल्ल पटेल की छवि एक रणनीतिकार और मुश्किलों को हल करने वाले नेता की है। एक और बात जो उनकी ताकत बढ़ाती है वह है दिल्ली से उनके शानदार कनेक्शन। इस बीच CNN न्यूज 18 को सूत्रों से बताया कि अजित पवार की प्लेन क्रैश में अचानक निधन के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है। एनसीपी उनके विभागों पर दावा करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एनसीपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस को एक लेटर सौंप सकती है। इसमें मांग की जाएगी कि अजित पवार के विभाग एनसीपी को दिए जाएं, क्योंकि ये विभाग पार्टी के कोटे में आते हैं। अब वहीं अजित पवार के निधन के समय एनसीपी के पास फाइनेंस, प्लानिंग और स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का कंट्रोल था। पवार ने खेल और युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला था। ये सभी पद अब खाली हैं। ऐसे में उम्मीद है कि एनसीपी इन पोर्टफोलियो पर दावा करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री 2004 से 2011 के तौर पर काम कर चुके प्रफुल्ल पटेल के सत्ताधारी और विपक्षी दोनों पार्टियों के टॉप नेताओं के साथ गहरे संबंध हैं। बीजेपी नेतृत्व के साथ उनके अच्छे तालमेल ने यह सुनिश्चित किया कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए में एनसीपी का अजित पवार गुट प्रासंगिक बना रहे। जब एनसीपी में फूट पड़ी तो प्रफुल्ल पटेल ने ही पर्दे के पीछे से कानूनी पेचीदगियों पर और चुनाव आयोग के साथ लड़ाई को संभाला था। तो हकदार तो यही बनते हैं। उन्हें शरद पवार के सबसे करीबी रणनीतिकारों में से एक माना जाता था, इसीलिए उन्हें शरद पवार की चालों की जानकारी भी थी। वे उनका मुकाबला करने में सक्षम थे। प्रफुल्ल पटेल को प्रभाव सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं, कॉर्पोरेट जगत में उनकी पहुंच जग जाहिर है। सूत्रों के मुताबिक चाहे चुनावों के दौरान पार्टी के लिए संसाधन जुटाना हो या गठबंधन सहयोगियों के साथ कड़ी सौदेबाजी करना हो, प्रफुल्ल पटेल को इस खेल का माहिर माना जाता है। वहीं अपने लंबे राजनीतिक करियर में नागरिक उड्डयन के अलावा उन्होंने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम 2011 से 2014 जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की संभाला था। प्रफुल्ल पटेल 4 बार लोकसभा सांसद, 6 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 10वीं 1991, 11वीं 1996 और 12वीं 1998 और 15वीं 2009 लोकसभा में भंडारा गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा में उनका कार्यकाल 6 बार का रहा। इसकी शुरुआत 2000 और 2006, 2014, 2016, 2022 और हाल ही में 2024 में हुई। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर सुनित्रा पवार को एनसीपी का प्रमुख नहीं बनाया जाता है
तो प्रफुल्ल पटेल को एक काबिल और अनुभवी नेता के तौर पर पेश किया जा सकता है। वह पार्टी का नेतृत्व करने के लायक हो सकते हैं। एनसीपी में कुछ ऐसे नेताओं ने सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रफुल्ल पटेल जैसा अनुभव व्यक्ति ही महाराष्ट्र के जटिल राजनीतिक समीकरणों में पार्टी का रास्ता दिखा सकता है। इस बीच अजीत पवार की विमान दुर्घटना में निधन के बाद एक दिन बाद उनकी एनसीपी के नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा को राज्य मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग उठाई है। वहीं विपक्षी जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कुछ कि भाई शरद पवार की पार्टी के साथ इनका विलय कर दिया जाए, लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं ये बात आप जानते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा नाम तो सुनेत्रा पवार का चल रहा है और उनके बाद प्रफुल्ल पटेल का चल रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को आगे किया जा सके। तो ये चर्चा बहुत ज्यादा कह सकते हैं सुर्खियों में है। इसी मामले पर हमने अपने खास सहयोगी अमन सर से बात करी तो देखिए उनका क्या जवाब आता है। देखिए दीपक, जाहिर बात है कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो अजीत पवार गुट के सबसे मजबूत और विश्वसनीय चेहरों में से एक रहे हैं और हर कदम पे हमने देखा है कि प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई पड़े। ऐसे में भी जब दुख की घड़ी सामने आई, जब अजीत पवार दादा इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद भी हमने देखा कि प्रफुल्ल पटेल लगातार अजीत पवार परिवार के साथ में बने रहे, मजबूती के साथ में खड़े रहे और अभी भी ये कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार के संपर्क में वो हैं, बातचीत वो कर रहे हैं। लेकिन अब यहां से आगे बढ़कर क्या देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरी राजनीति को यहां पर देख रहे हैं महाराष्ट्र की, ये हलचल मचती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि डिप्टी सीएम आखिर कौन बनेगा, अब पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी, ये 2-3 सवाल जो है वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रफुल्ल पटेल वो नाम हो सकते हैं जिनके नाम पर सब आम सहमति बनाकर यहां मोहर लगाते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि अनुभव के आधार पर भी कह सकते हैं कि प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन अब इसमें कई चीजों को देखा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल चूंकि मजबूत और अनुभवी नेता हैं, तो जाहिर बात है कि उनके साथ में भी तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनका भी साथ रहेगा। अगर यहाँ प्रफुल्ल पटेल को दरकिनार कर दिया जाता है या उनके नाम पर विचार नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा खेला होता हुआ भी दिखाई पड़े, क्योंकि जो खबरें सूत्रों के हवाले सामने आ रही उसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर 2-3 धड़े बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी के साथ रहना चाहता है, यानी कि महायुति में जो है अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है कि उनके साथ बने रहना चाहिए। एक धड़ा ये कह रहा है कि भाई अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट का विलय हो जाना चाहिए। वहीं एक धड़ा यह भी कहता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाई प्रफुल्ल पटेल के नाम पर आम सहमति के जरिए मोहर लगाई जाए और डिप्टी सीएम का पद या पार्टी के अध्यक्ष का पूरी तरीके से जो कमान है वो प्रफुल्ल पटेल के हाथों में दी जाए। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में चलती हुई दिखाई दे रही हैं और खासकर अजीत पवार गुट जो है उनके अंदर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर वो कौन सा नाम हो जिसके नाम पर अंतिम मोहर यहाँ पे लगती हुई दिखाई पड़े। अब क्या आम सहमति कह सकते हैं कि अजीत पवार गुट में बनेगी, क्या तमाम विधायक किसी एक नाम पर सहमत होंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जो शिवसेना का हाल हमने देखा किस तरह से 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, कुछ ऐसे ही हशर कहीं अब अजीत पवार गुट का भी होता हुआ तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से आपस में तनातनी का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ सा दिखाई पड़ता है, उसको लेकर भी कहा जाता है कि क्या अब यहां से 2-3 धड़े अपनी अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। और सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण बात चल रही है कि क्या यहां से अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच में विलय होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चर्चाएं तो ये भी थी कि दोनों जो दल हैं अब एक साथ मिलकर राजनीति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या इसमें कोई कह सकते हैं कि अब सच्चाई दिखाई पड़ेगी? साथ में प्रफुल्ल पटेल का जिक्र बार बार इसलिए भी हो रहा है कि पार्टी में जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि बनाई, क्योंकि अजीत पवार का गुट जब अलग हुआ तो अजीत पवार के साथ में वो खड़े रहे और लगातार उनका समर्थन किया, हर मौके पर उनका साथ दिया। तो ऐसे में बड़ा और अहम सवाल ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर कोई बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी हैं उनके नाम पर ही मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार इस समय मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक कह सकते हैं कि उभरते हुए दिखाई पड़ने, लगातार इस पर बातचीत का दौर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब अंतिम फैसला जब पार्टी की मीटिंग होगी, कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें हो सकता है इसके ऊपर कोई पूर्ण कह सकते हैं कि फैसला होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल जो 2-3 नाम हैं इनके ऊपर चर्चा खूब चल रही है, जिसमें छगन भुजबल का भी नाम कहीं ना कहीं निकल के सामने आता है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल का नाम भी सुनाई देता है। वहीं अगर परिवार की बात की जाए तो सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। अब अंतिम फैसला क्या होता है? क्या महायुति में ही अजीत पवार गुट बना रहता है
और क्या डिप्टी सीएम का जो पद है वो यहाँ पर सुनेत्र पवार को मिलता है या फिर किसी और चेहरे के नाम पे मोहर लगती है। इन तमाम अगर मगर की तमाम जो कहानियां हैं वो आने वाले दिनों में, जो सस्पेंस है वो आने वाले दिनों में खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चर्चा में अगर देखें तो ये 3-4 नाम जरूर हैं। अब किस नाम पे सहमति बनती है देखना दिलचस्प होगा। देखा आपने किस तरीके से अमन सर ने यहाँ पर इस मामले में बहुत ही बारीकी से जानकारी दी कि आगे क्या कुछ रणनीति एनसीपी की हो सकती है, क्या एक्सपीरियंस को चुनेंगे या फिर परिवार में से किसी एक को चुनेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।